हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सब्जेक्ट कर रहे हैं हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। मॉड्यूल 2 में हमने अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था कंटिन्यूस टाइम फूरियर सीरीज़। ये मॉड्यूल 2 एक्चुअली हमारा मॉड्यूल 3 था। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो 4 मॉड्यूल्स का सब्जेक्ट है। ये अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो कंटिन्यूस टाइम फूरियर सीरीज़ हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया। यहाँ पर हमने कंटिन्यूस टाइम फूरियर सीरीज़ क्यों यूज़ करते हैं उसको देखा, और उसके बाद हमने कंटिन्यूस टाइम फूरियर सीरीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। एक्चुअली जो लास्ट लेक्चर में जहाँ तक आपको मिला है रिकॉर्ड, हमने उससे थोड़ा ज़्यादा कर लिया था, लेकिन टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा था, इसलिए आपको कुछ चीज़ें वहाँ पर क्लिप कर दी गई थी, तो उसको हम फिर से अभी कर लेंगे। तो अभी तक आपने जो प्रॉपर्टीज़ देखी हैं फूरियर सीरीज़ के लिए, सबसे पहले तो आपने ये देखा कि दो इक्वेशंस हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस टाइम फूरियर सीरीज़ के लिए। फर्स्ट सिंथेसिस इक्वेशन x ऑफ t इज इक्वल्स टू समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी a k e टू द पावर j k ओमेगा नॉट t। ये हमारी सिंथेसिस इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन जिसको आपने एनालिसिस इक्वेशन नाम दिया, a k इज इक्वल्स टू 1/t। कोई भी एक टाइम पीरियड का इंटरवल, चाहे आप 0 से t लिख सकते हैं। तो सपोज हमने अगर ये -t/2 से t/2 लिख लिया, सेम है, वहाँ हमने 0 to t लिखा था, सेम चीज़ है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1/t इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड, जिस सिग्नल के लिए आपको कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ j k ओमेगा नॉट t dt। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो k ओमेगा नॉट है ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। मतलब जब आप एक का स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं तो x एक्सिस जो आप लेते हैं अपनी, वो एक्चुअली k ओमेगा नॉट की डिस्क्रीट वेरिएबल की एक्सिस है, लेकिन आप वहाँ पर सिर्फ k को मेंशन करते हैं। ओमेगा नॉट अंडरस्टूड होता है, उसको हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, फिर इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आपने कुछ सिग्नल्स के लिए देख लिया, जैसे cos ओमेगा नॉट t है, तो इसको आपने लिखा 1/t टू e टू द पावर j ओमेगा नॉट t प्लस 1/2 e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा नॉट t। तो इसीलिए हमने देखा कि यहाँ से a1 और a-1 दो कोफिशिएंट्स मिलते हैं, दोनों की वैल्यू 1/2। ये हमने देखा था। इसको हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ, तो हमें ये कोफिशिएंट a1 मिला, क्योंकि यहाँ k की वैल्यू 1 है और यहाँ k की वैल्यू -1 है, तो a-1 उसके लिए भी वैल्यू 1/2। ऐसे ही साइन ओमेगा नॉट t के केस में आपको दो कोफिशिएंट्स मिलते हैं, a1 इज इक्वल्स टू 1/2j एंड a-1 इज इक्वल्स टू -1/2j। ये सभी चीज़ें हमने देख ली हैं। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की। तो आपने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा कि सबसे पहले कि अगर x ऑफ t के लिए फूरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स अगर हमारे a के हैं, तो पहली प्रॉपर्टी हमने ली थी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। वह हमने ऐसे डिफाइन किया था कि अगर x1 ऑफ t के लिए ak हो, x2 ऑफ t के लिए bk हो, तो अल्फ़ा x1 ऑफ t प्लस बीटा x2 ऑफ t, अगर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि x1 ऑफ t के लिए फूरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स ak और x2 ऑफ t के लिए फूरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स bk, तो आपने इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए लिखा कि फूरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स की वैल्यू अल्फ़ा टाइम्स ak प्लस बीटा टाइम्स bk। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कि अगर xt के लिए ak है तो x ऑफ t माइनस टी नॉट, इनके लिए जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स होंगे वो ak में ही हमें एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करना है, e टू द पावर j k ओमेगा नॉट। इतना आपने कहा, इतनी वैल्यू तो रहेगी ही। उसके बाद जो ये शिफ्टिंग है, अगर यहाँ माइनस टी नॉट है तो हम यहाँ इसमें माइनस टी नॉट मल्टीप्लाई करेंगे और ये ak के साथ ये एक्सपोनेंशियल हमारा मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर ये माइनस साइन हम नहीं लेते। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, कि अगर x ऑफ t का ak है तो x ऑफ माइनस t के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स आपने लिखा a ऑफ माइनस k, वेयर a ऑफ माइनस k इज फ्रीक्वेंसी रिवर्सल ऑफ ak। आपने कहा अगर आपके पास स्पेक्ट्रम गिवन होगा तो उसको आप रिवर्स कर लेंगे, अगर आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है तो k की जगह माइनस k पुट करेंगे। फिर इसमें हमने दो केसेस देखे थे, इवन होगा सिग्नल तो ये a ऑफ माइनस के ak के बराबर होगा, अगर ऑड होगा सिग्नल तो a ऑफ माइनस के माइनस ऑफ ak के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने फोर्थ प्रॉपर्टी देखी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कहती है अगर x ऑफ t के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स ak हैं तो x ऑफ अल्फा t के लिए भी फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स की वैल्यूज ak ही होंगी, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर पहले ak सेकेंड हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो अब हो सकता है वो किसी दूसरे हार्मोनिक का कोफिशिएंट आपको मिले। ठीक है, इसके बाद फिर हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज देखी कि अगर x ऑफ t का ak है तो d/dt ऑफ x ऑफ t आपने लिखा है, इसके लिए जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स होंगे
वहाँ हम j के ओमेगा नॉट का टर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारा प्रीवियस कंपोनेंट था, कोफिशिएंट था। ऐसे ही आपने देखा इंटीग्रेशन के लिए माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ, अगर एक्स टी का आपको पता है तो इसके लिए अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर से यही टर्म जो मल्टीप्लिकेशन में आया, इस टर्म को आप किस में लेते हैं, डिवीज़न में, इनटू ए के। यहाँ तक हमने देखा था इतनी प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल आपको प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, एक तरह से आप समझ लीजिए, और हो भी जाएंगी क्योंकि यही चीज़ें बार बार हमने बात की, रिपीट होंगी, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें अपनी 7th प्रॉपर्टी, दैट इज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपको पता है कि कोई सिग्नल, कोई पीरियोडिक सिग्नल x ऑफ t, अगर इस सिग्नल के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स a के आपको पता है, ठीक है, ये हमारे फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं अगर, तो प्रॉपर्टी कहती है अगर हम इस सिग्नल में किसी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दें जिसमें एक कंडीशन कैसी होनी चाहिए, e टू द पावर j m ओमेगा नॉट t, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आप मल्टीप्लाई करें इनटू x ऑफ t, जहां पर ये क्या दिख रहा है आपको, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कोई इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। ये जो m है, ये m हमेशा क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। अगर ऐसा कोई एक्सपोनेंशियल आपने मल्टीप्लाई कर दिया जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीजर मल्टीपल आपको दिख रहा है j के साथ, तो अब हम इस डायरेक्ट इस पूरे सिग्नल के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स बता सकते हैं। प्रॉपर्टी कहती है अगर इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स को आपने नाम दिया bk, देन bk इज इक्वल्स टू a ऑफ k माइनस m। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, अगर ये साइन m के पीछे पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो शिफ्टिंग होगी, ये a ऑफ k माइनस m का क्या मतलब है, जो भी आपका ak का स्पेक्ट्रम है वो m टाइम्स शिफ्ट हो रहा है, और माइनस साइन का मतलब डिले हो रहा है। कितने यूनिट से डिले करना है हमें, m यूनिट से। तो अगर यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर शिफ्टिंग आपको कैसी लेनी है, नेगेटिव। अगर यहाँ पर साइन नेगेटिव होता, अगर हम e टू द पावर माइनस जे एम ओमेगा नॉट टी के साथ एक्स टी को मल्टीप्लाई कर देते, तो अगर हमें पता है कि एक्स टी का कोफिशिएंट ए के था, तो अब इस पूरे सिग्नल का जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट होगा दैट विल बी ए ऑफ के प्लस एम। यहाँ अगर नेगेटिव साइन था तो यहाँ पर शिफ्टिंग क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन था तो यहाँ शिफ्टिंग क्या आएगी, नेगेटिव। अगर आप इसको देखना चाहें, जैसे सपोज एक बार हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट अगर हमारे पास, जैसे आप जानते हैं कि एक्स टी अगर होता कॉस ऑफ पाई बाई 4t, वेयर गिवन होता कि ओमेगा नॉट ही हमारा पाई बाई 4 है, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, पाई बाई 4 है, ठीक है। तो इस सिग्नल में हम जानते हैं कि इसको अगर हम ब्रेक करते तो ऐसी वैल्यू आती 1/2 ई टू द पावर जे पाई बाई 4t प्लस 1/2 ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई 4t, ठीक है। फिर इसको हम अपने सिंथेसिस इक्वेशन से कंपेयर करते, जे के ओमेगा नॉट टी, तो के की वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ के की वैल्यू -1 है, मतलब यहाँ से हमें दो कोफिशिएंट्स मिलते, a1 उसकी वैल्यू भी 1/2 और a-1 इसकी वैल्यू भी 1/2। तो अगर आप ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते AK के लिए, तो आपका ये जो AK का स्पेक्ट्रम होता उसमें +1 और -1 इन दो जगहों पर इम्पल्सेस आपको मिलते, -1 पर भी एक इम्पल्स और +1 पर भी एक इम्पल्स, और इन दोनों की वैल्यूज कितनी होती, 1/2। ये हमने AK का स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया विद रिस्पेक्ट टू K। अंडरस्टूड है, ये K ओमेगा नॉट है, मतलब अगर यहाँ K की वैल्यू 1 है तो ये जो पॉइंट है, ये जिसका कोफिशिएंट है उस कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 इंटू ओमेगा नॉट। 1 इंटू ओमेगा नॉट मीन्स 1 इंटू पाई बाई 4, मतलब एक्चुअल वैल्यू जो यहाँ पर है वो कितनी है, पाई बाई 4 वैल्यू है। पाई बाई 4 फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट का कोफिशिएंट कितना है, 1/2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर x ऑफ t होता तो हमें उसके लिए पता है कि ये हमारा स्पेक्ट्रम होता। अब अगर हमने एक सिग्नल ले लिया कि सपोज x1 ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर j पाई बाई 4t इंटू एक्स ऑफ t, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, e टू द पावर j पाई बाई 4t इंटू एक्स ऑफ t, हमें पता है x ऑफ t हमारा ये फंक्शन है, दैट इज 1/2 ई टू द पावर j पाई बाई 4t
एंड प्लस 1/2 e टू द पावर माइनस जे पाई बाई 4t। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेंगी? 1/2 ये पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएंगे, मतलब e टू द पावर j 2 इंटू पाई बाई 4t एंड प्लस 1/2, और यहाँ पर ये पावर फिर से ऐड होंगे तो एक प्लस साइन और एक माइनस साइन, ओवरऑल पावर 0, e टू द पावर 0 इज 1। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर j 0 इंटू पाई बाई 4t। तो अगर आप यहाँ से देखें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट थी, तो ये किस हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है? ओमेगा नॉट इज पाई बाई 4, तो ये हमारा सेकेंड हार्मोनिक का कंपोनेंट है और ये हमारा 0th हार्मोनिक का कोफिशिएंट है। मतलब अगर आप इसके लिए स्पेक्ट्रम को बी के नाम दें अगर इस सिग्नल के, और अगर के रिस्पेक्ट में अगर आप बी के ड्रॉ कर रहे हैं, तो बी के में कहाँ कहाँ पर वैल्यूज़ हैं? एक वैल्यू k इज इक्वल्स टू 0 पर है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। तो हमने एक इम्पल्स ड्रॉ किया एट k इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू कितनी है? 1/2। और दूसरा जो इम्पल्स है वो k की वैल्यू 2 पर एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू भी कितनी है? 1/2। तो जो दूसरा इम्पल्स है हमारा वो हमने k इज इक्वल्स टू 2 पर ड्रॉ किया, 1 पर k इज इक्वल्स टू 1 पर कोई कोफिशिएंट हमें नहीं मिल रहा, नॉन जीरो कोफिशिएंट नहीं है, वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 1/2। तो ये बीके का जो अभी हमने स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया, इसके लिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की, ठीक है। अभी हमारे पास एक सिग्नल था, हमने देखा कि जो नया सिग्नल होगा e टू द पावर j पाई बाई 4t इंटू xt, वो सिग्नल कैसा होगा, और उसके लिए हम फूरियर सीरीज कोफिशिएंट फिर से सिंथेसिस इक्वेशन को यूज़ करके हमने देखा कि ये हमारे किस हार्मोनिक का कोफिशिएंट है और ये किस हार्मोनिक का कोफिशिएंट है, और उसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करते तो हमें इतना नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? देखिए अभी आपने देखा कि जो हमने ड्रॉ कर रखा है xt के लिए हमने अपना ak ड्रॉ कर रखा है, उसमें दो वैल्यूज़ हैं, कहाँ कहाँ पर? k इज इक्वल्स टू -1 और k इज इक्वल्स टू +1, इन दोनों जगहों पर वैल्यूज़ 1/2 आपको पता है। ये किसके लिए है? फॉर सिग्नल x ऑफ t। तो अगर हमारे पास x ऑफ t के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स ak हैं, हमने इस सिग्नल को जो हमारा x1 ऑफ t है वो हमें कैसे मिल रहा है? e टू द पावर j पाई बाई 4t इंटू x ऑफ t से मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसको कंपेयर करें, अभी हमने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिखी थी कि अगर हम किसी सिग्नल को e टू द पावर j इंटू m इंटू ओमेगा नॉट t से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे xt के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो थी ओमेगा नॉट, उस ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 4। अगर आप इसको कंपेयर करें जे एम ओमेगा नॉट टी से, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें? +1। तो अगर m की वैल्यू +1 है तो यूजिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली इस पूरे सिग्नल का जो कोफिशिएंट हो जाता वो क्या लिखते हम? a ऑफ k, और यहाँ पर m की वैल्यू +1 है तो शिफ्टिंग कैसी होगी? -1, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू +1 थी, इसलिए हमने यहाँ पर शिफ्टिंग क्या दिखाया? -1। तो अगर ak हमारे पास अवेलेबल है तो यहाँ से हम a ऑफ k -1 फाइंड कर सकते हैं। इस स्पेक्ट्रम को 1 से अगर आप शिफ्ट कर देंगे तो इसलिए आपको bk कैसा दिखेगा? अगर आप डायरेक्टली यहाँ से bk ड्रॉ करते विथ रिस्पेक्ट टू k, तो इसको 1 से अगर आपने शिफ्ट कर दिया तो जो -1 पर इम्पल्स था वो k इज इक्वल्स टू 0 पर एग्जिस्ट करेगा, ये वैल्यू 1/2, और जो 1 पर था वो 1 से शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा? k इज इक्वल्स टू 2 पर आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1/2। 1 पर कोई वैल्यू नहीं, ये k इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इससे देखें तो यहाँ से भी हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है जो भी हमने बाय डेफिनेशन हमने कैलकुलेट किया था कि xt इंटू ई टू द पावर j4 ओमेगा j पाई बाई 4t, इसका कैसा होगा? तो ऐसा ही हमें स्पेक्ट्रम मिला था, मतलब जो प्रॉपर्टी है हमारी वो वैलिड है। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बिल्कुल ऐसी ही प्रॉपर्टी आप सेम यही चीज़ पढ़ेंगे आप फिर से जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। अभी हमने बात की थी सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को छोड़कर अभी तक आपने जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं सारी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रिपीट होंगी इन फूरियर ट्रांसफॉर्म। बस वहाँ पर डिफरेंस क्या होगा? अभी जो ये हमारी एक्सिस है, ये कैसी एक्सिस है? डिस्क्रीट वेरिएबल की एक्सिस है। यहाँ जो हम k ओमेगा नॉट लिख रहे हैं, ये k की वैल्यू हमेशा सिर्फ एक इंटीजर हो सकती है, हम देख चुके हैं। लेकिन जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो हम इस डिस्क्रीट वेरिएबल को जो k ओमेगा नॉट है उसको हम बस एक कंटिन्यूस वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओवरऑल 7 प्रॉपर्टीज़ हो गई। एक प्रॉपर्टी आप और देख सकते हैं 8,
मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके पास दो सिग्नल्स हैं, सपोज x ऑफ t एक सिग्नल है जिसके लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स आपको पता है a के, कोई दूसरा सिग्नल है y ऑफ t, इसके लिए अगर फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स आपको पता है b के, अगर कोई तीसरा सिग्नल हमें z ऑफ t मिल रहा है जो इन दोनों सिग्नल्स को टाइम में मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है, मतलब x ऑफ t इंटू y ऑफ t, ये हमारा कोई सिग्नल है z ऑफ t, और अगर इस सिग्नल के लिए हम कह रहे हैं कि जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं अगर वो क्या हैं, c के हैं, तो यूजिंग प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमें इंडिविजुअली इन दोनों का पता है तो हमें इसके लिए अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे मिल सकती है हमें, सी के इज इक्वल्स टू लिखते हैं हम ए के कन्वॉल्व्ड विथ बी के। जो इंडिविजुअल सिग्नल्स के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं वो कन्वॉल्व हो जाएंगे। अब ये कन्वॉल्यूशन कौन सा कन्वॉल्यूशन है, डिस्क्रीट कन्वॉल्यूशन। डिस्क्रीट कन्वॉल्यूशन जिसको आपने क्या कहा, कन्वॉल्यूशन समेशन, क्योंकि हमने देखा था कि जो ए के होगा वो ए के में हमेशा क्या होते हैं, सैंपल्स होते हैं। जैसे आप इस ए के को अगर रिप्रेजेंट करते तो ए के को आप टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते, 0 ओरिजिन पर वैल्यू 0 है, 1 पर वैल्यू 1/2 है, एंड 2 पर भी वैल्यू कितनी है, -1 पर भी वैल्यू कितनी है, 1/2। मतलब हमेशा जो ए के होगा वो कैसा होगा, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल टाइप की आपको चीज़ मिलेगी। तो इसलिए जब आप कन्वॉल्यूशन करेंगे, ये भी अपने आप में डिस्क्रीट और ये भी डिस्क्रीट, तो इसलिए इनका कन्वॉल्यूशन कैसा कन्वॉल्यूशन होगा, डिस्क्रीट कन्वॉल्यूशन। और इसको कैलकुलेट करने का सबसे इजी मेथड मैट्रिक्स मेथड आपको पता है। इसके अलावा दो और मेथड्स आपने देखे थे, इम्पल्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके कर सकते हैं, या फिर बाय डेफिनेशन हम उससे भी कन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, सपोज एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लेट हमारे पास गिवन है x ऑफ t इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 sin 4 pi t, और y ऑफ t हमारा सिग्नल है दैट इज 6 cos 6 pi t प्लस 4 sin 2 pi t, और हमारे पास z ऑफ t वही सिग्नल है जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मिल रहा है दैट इज xt इंटू वाई टी। तो फाइंड, अगर हमें बोला गया है कि इसके जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं, अगर इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स सी के हैं तो आपको सी के की वैल्यू कैलकुलेट करनी, ठीक है। अब देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जब भी फूरियर सीरीज हमें कैलकुलेट करनी होती है फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स, तो सबसे पहला काम क्या है आपका, आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिफाइन कीजिए। जब तक आपको ओमेगा नॉट पता नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा टर्म किस हार्मोनिक के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कोफिशिएंट्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो कोफिशिएंट किस हार्मोनिक के कोफिशिएंट हैं ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता होगी। तो अब अगर कोई सिग्नल दो सिग्नल्स के मल्टीप्लिकेशन से मिल रहा है तो आप जानते हैं इस केस में हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितनी भी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज हैं, सपोज हम इसको ओमेगा नॉट 1 कहें, इसको ओमेगा नॉट 2 कहें, इसको ओमेगा नॉट 3 कहें, तो आप जानते हैं इस कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा उसके लिए आप वैल्यू क्या लिखते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू HCF और GCD ऑफ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज। और इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज क्या क्या दिख रही हैं आपको, 4 पाई, 6 पाई एंड 2 पाई। अगर आप इन तीन फ्रीक्वेंसीज का GCD देखेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कौन सा फैक्टर है जिसको इन तीनों को हम डिवाइड करें जिससे और हमें इंटीजर मिले, 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई को डिवाइड करेंगे 1, 6 पाई को डिवाइड करेंगे 3 एंड 4 पाई को डिवाइड करेंगे तो 2। मतलब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड। अब अगर ये 2 पाई रेडियन पर सेकेंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब x ऑफ t में जो कंपोनेंट्स होंगे वो ये तो 5 है, मतलब ये DC वैल्यू, ये एक A0 की वैल्यू है, यहाँ 4 पाई दिख रहा है, मतलब यहाँ से जो कोफिशिएंट्स मिलेंगे वो आपको 2 और -2 हार्मोनिक के कोफिशिएंट्स मिलेंगे। यहाँ 6 पाई दिख रहा है, मतलब यहाँ से थर्ड हार्मोनिक के कोफिशिएंट्स मिलेंगे, यहाँ से फर्स्ट हार्मोनिक के कोफिशिएंट मिलेंगे, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है, 2 पाई, ठीक है। तो अब अगर हम इंडिविजुअली हर सिग्नल के लिए देखें कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो अगर हम इंडिविजुअली अब सारे सिग्नल्स को देखें कि किसमें कौन से हार्मोनिक के कितने कोफिशिएंट्स हैं, तो सपोज हमने फर्स्ट लिया x ऑफ t को, तो x ऑफ t इज इक्वल्स टू 5 प्लस ये जो साइन है अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो 2/2j e टू द पावर j 4 पाई t
माइनस 2/2j e टू द पावर माइनस j 4πt। ऐसा हम जानते हैं, साइन को हम 1/2j टाइम्स ये वैल्यू लिखते, 2 मल्टीप्लिकेशन में था वो हमने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर e टू द पावर j k ओमेगा नॉट t, ओमेगा नॉट 2π है, मतलब इस टर्म में k की वैल्यू 2 है और इस टर्म में k की वैल्यू -2 है। तो अगर आप यहाँ से अब कंपेयर करें तो इसके फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स को अगर आप a के नाम दें तो इसमें कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं? ये पहला कोफिशिएंट a0 होगा, ये जो दूसरा कोफिशिएंट है ये कौन सा होगा? a+2 होगा, क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू 2 है और यहाँ पर k की वैल्यू -2 है, इसलिए ये जो कोफिशिएंट आपको दिख रहा है ये कौन सा कोफिशिएंट होगा? a-2 होगा। तो हमारे पास रिजल्ट आया a0 = 5, a2 = 2/2j इज 1/j, और 1/j को आप क्या लिख सकते हैं? -j। यहाँ से a-2 की वैल्यू है -1/j, और -1/j को आप क्या लिख सकते हैं? +j। मतलब अगर हम फिर से इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहते तो जो हमारा ak है उस ak में 3 सैंपल्स हैं, कौन कौन से? एक a0 है जिसकी वैल्यू कितनी है? 5, ओरिजिन पर वैल्यू 5 है, 1 पर कोई वैल्यू नहीं है, 2 पर वैल्यू है -j, 3 पर उसके आगे कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो हम समझ सकते हैं क्या वैल्यूज़ हैं? ज़ीरोज़ हैं। ऐसे ही a-1 पर कोई वैल्यू नहीं है, a-2 इज़ -j, फिर से इसके पहले की सारी वैल्यूज़ क्या हैं? ज़ीरोज़ हैं। मतलब हमने ये ak फाइंड कर लिया। आप इसको चाहते तो प्लॉट भी कर सकते थे। ठीक है, सिमिलरली अब आपको इस yt में देखना है कि इसमें जो कोफिशिएंट हैं वो किस किस हार्मोनिक्स के हैं और उनकी क्या वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम yt के लिए कैलकुलेट करें और yt को अगर आप डिकम्पोज करेंगे तो कॉस को डिकम्पोज करेंगे तो क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगी? 6/2 e टू द पावर j 6πt प्लस 6/2 e टू द पावर -j 6πt। ये हमने cos 6πt को डिकम्पोज किया। ऐसे ही अगर आप 4 sin 2πt को डिकम्पोज करेंगे तो 4/2j e टू द पावर j 2πt -4/2j e टू द पावर -j 2πt। अब आपको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2π है, मतलब ये टर्म थर्ड हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ k की वैल्यू -3 है, यहाँ k की वैल्यू 1 है और यहाँ k की वैल्यू -1 है। तो अब यहाँ से कौन कौन से कोफिशिएंट्स आपको दिख रहे हैं? यहाँ से a3 मिलेगा, मतलब ये जो वैल्यू है वो a3 की वैल्यू है, कितनी है? 6/2 दैट इज 3। यहाँ से a-3 मिल रहा है आपको। अगर सपोज yt के लिए हम bk के टर्म्स में लिखें तो इसको हमने कह दिया b3 और ये वैल्यू हमने कह दिया b-3, इसकी वैल्यू भी कितनी है? 3 है। यहाँ पर k की वैल्यू 1 थी, इसलिए हम कहेंगे b1 = 4/2j दैट इज 2/j, j नीचे है, फिर से ऊपर ले जाएंगे तो -2j, और यहाँ से b-1 इज -2/j, उसको हम कह सकते हैं +2j। तो मतलब अब हमारे पास जो bk को अगर हम टेबुलर फॉर्म में फिर से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ओरिजिन पर कोई वैल्यू नहीं है, ओरिजिन पर वैल्यू 0 है, प्लस bk की वैल्यू 1 के लिए b1 इज -2j और -1 के लिए ये वैल्यू है +2j, b2 और b-2 की वैल्यू 0 हैं और b3 की वैल्यू भी 3 है और b-3 की वैल्यू भी 3। तो ये हमारा bk आ गया। ठीक है, k = 0, ओरिजिन को शो करने के लिए हमने एरो यूज़ किया है। ak और bk आपको पता चल गए, तो अब आपको इनको कन्वॉल्व करना है, वो आप सिंपली कन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इनका कन्वॉल्यूशन देख लें तो अभी हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास ak और bk इनकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। वैल्यूज़ क्या थी? ak में ओरिजिन पर वैल्यू 5 थी, 2 और -2 पर वैल्यूज़ थी, 2 और -2 पर ये वैल्यूज़ +j और -j ऐसी वैल्यूज़ थी। ठीक है, bk में हमारे पास ओरिजिन पर वैल्यू 0 थी और 1 और 3 पर वैल्यूज़ थी। 1 पर ये वैल्यू -2j थी, 2 पर वैल्यू 0 थी, 3 पर वैल्यू 3, ऐसे ही -1 पर वैल्यू +2j थी, फिर 0 और फिर 3। तो अब अगर आपको इसको ग्राफिकली कन्वॉल्व करना है तो हमने क्या देखा था
कि ग्राफिकली कन्वॉल्व करने के लिए अच्छा होगा अगर हम ओरिजिन को बैलेंस कर लें। तो ओरिजिन के पहले इसमें 2 ही थे और इसमें 3 सैंपल्स अगर थे तो हमने एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर लिया। आप चाहें तो यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसके लिए आप कन्वॉल्व करेंगे तो आप ए के एंड बी के वैल्यूज लिख लीजिए, 0, j, 0, 5, 0, -j एंड 0। ये ए के की वैल्यूज हैं और बी के की वैल्यूज 3, 0, 2j, 0, -2j, देन 0 एंड 3, ये वैल्यूज हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, 0, 3j, 0, 15, 0, -3j एंड 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी रो आपकी 0 मिल जाएगी। 2j दैट इज -2, 0, 10j, 0 +2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -2j से कर रहे हैं, +2, 0, -10j, 0, +2, -2, देन 0, फिर ये वैल्यू 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0, 3j, सेम वैल्यूज आप कर सकते हैं, 0, 15, 0, -3j एंड 0, ठीक है। अब पार्टीशंस बना लीजिए इनके, सिंगल एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, ये हमारे पार्टीशंस बन गए, ठीक है। इसमें ओरिजिन कहाँ पर था, ये 5 पर ओरिजिन था और इसमें ये 0 पर ओरिजिन था। मतलब ओरिजिन के पहले 3 वैल्यूज इसमें और 3 वैल्यूज इसमें। तो हमने क्या देखा है, 3 + 3, 6 वैल्यूज के बाद जो वैल्यू होगी, जो बॉक्स होगा, वो हमें C0 देगा। मीन्स आप पहले या तो पूरे को ही लिख लें। अगर हम CK की वैल्यू देखें फाइनली, तो हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो CK की वैल्यू 0, 0 + 3j दैट इज 3j, then again 0, 13, 0, फिर 10j - 3j दैट इज 7j, 2 + 7j, then 0, then 2 - 7j, then 0, again 13, then 0 and -3j again 0। ये तो हमारे CK की वैल्यू हो गई। ओरिजिन फाइंड करने के लिए हमने देखा 6 टर्म को छोड़कर जो 7th होगा वो वहाँ पर हमारी ओरिजिन होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको छोड़कर, मतलब ये जो 0 है यहाँ हमारा ओरिजिन है। मतलब ये K की वैल्यू 0 के लिए ये वैल्यू है। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ C3 एंड C-4, तो C-4 कौन सा होता है, -1, -2, -3, -4। मतलब C-4 की वैल्यू 0 और C3 की वैल्यू 1, 2, 3 दैट इज 13। तो ये दो हमारे आंसर्स हो जाते। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या किया, जिन दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करने से तीसरा सिग्नल मिला था, जिसके लिए हमें फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स निकालने थे, तो सबसे पहले हमने देखा कि उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। उसके अकॉर्डिंग हमने xt और yt में फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स को ak और bk नाम दे करके वो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स कैलकुलेट की, और फिर इन दोनों फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स का हमने डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन ले लिया। तो हमें ओवरऑल सिग्नल zt के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स ck मिल गए, जो इस फॉर्म में आ गए। ठीक है, अब एक चीज़ और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स के लिए ट्रांसफॉर्म फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे। तो 8 प्रॉपर्टीज़ हो गई। 9th ये प्रॉपर्टी, चलिए थ्योरम है पार्सेवल्स थ्योरम।
पार्सेवल्स थ्योरम को हम और डिटेल में स्टडी करेंगे डिफरेंशियली, मतलब दोनों के लिए फॉर एनर्जी सिग्नल्स और पावर सिग्नल्स जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। अभी यहाँ पर जो हम स्टेटमेंट देख रहे हैं पार्सेवल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि टोटल एवरेज पावर कंटेन्ड इन एनी पीरियोडिक सिग्नल, या लिख लें इसको हम, इट स्टेट्स दैट टोटल एवरेज पावर इन एनी periodic signal is always equal to the sum of average power contained in all of its हार्मोनिक कंपोनेंट्स। मतलब अगर आपके पास आपने फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स किसी सिग्नल के लिए, किसी पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए कैलकुलेट कर लिया है, तो आप उस सिग्नल के लिए टोटल पावर भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? टोटल पावर के लिए अभी तक जो हमने फॉर्मूला देखा था जब हम पावर एनर्जी सिग्नल्स पढ़ रहे थे, तो हम क्या लिखते हैं? पावर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, या तो सिंगल टाइम पीरियड का इंटरवल लेते हैं तो आप 1/t लिखते हैं। सपोज मैं अगर 1/ ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, 1/2t इंटीग्रेशन फ्रॉम -t टू t मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t होल स्क्वायर dt। ठीक है, यहाँ अगर t लिखते तो ये हम -t/2 से t/2 या 0 to t लिख लेते। ठीक है, तो ये हमारे टोटल पावर के लिए जो फॉर्मूला है, पार्सेवल्स थ्योरम कहती है कि सेम वैल्यू जो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे वही वैल्यू हमें और कैसे मिल जाएगी? अगर हम इंडिविजुअली हर जो हमारे जितने भी हार्मोनिक कंपोनेंट्स हैं, हर उस इंडिविजुअल कंपोनेंट का पावर अगर कैलकुलेट करके उन सबको ऐड कर दें तो भी हमें टोटल पावर कंटेन्ड इन अ पीरियोडिक सिग्नल वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल सिग्नल्स के लिए कैसे निकलेगा? हर कोफिशिएंट के लिए पावर k इज इक्वल्स टू -∞ टू +∞। जो भी आपके पास फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं, अगर उन सारे फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आप कर दें तो आपको वो इंडिविजुअल उन कंपोनेंट्स का पावर दे देंगे। और अगर हमने उनका समेशन ले लिया फ्रॉम -∞ टू +∞, मतलब ये पूरे कंपोनेंट्स का ओवरऑल पावर होगा। और ये पावर किसके बराबर होगा? जितना उस एवरेज पावर उस पीरियोडिक सिग्नल में होगा टोटल, वो चीज़ हमें मिल जाएगी। इसको भी आप देख सकते हैं एक लाइन में इसका प्रूफ। सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है x ऑफ t इज इक्वल्स टू cos ω0t, जहाँ पर ω0 लिख दिया मैंने, मतलब ये ω0 ही क्या हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। मतलब हम जानते हैं कि इस सिग्नल के लिए अगर हम पावर देखते हैं, वैसे अगर आपसे कोई पावर पूछता तो आप पावर जानते हैं वैल्यू क्या होती है पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए? साइनसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल्स का पावर a²/2, जहाँ पर a एम्पलीट्यूड है। अगर हम इसको कंपेयर करते a cos ω0t, मतलब a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो पावर की वैल्यू कितनी आती? 1/2 वाट। ठीक है, अगर हम इसको इस पार्सेवल्स थ्योरम को यूज़ करके वेरीफाई करना चाहें तो cos ω0t इसके लिए हम जानते हैं कि अगर हम इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करें, अगर ω0 हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ से हमें दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, a1 उसकी वैल्यू 1/2 और a-1 इसकी वैल्यू भी 1/2। तो अगर हम समेशन k इज इक्वल्स टू -∞ टू +∞ मैग्नीट्यूड ऑफ ak का होल स्क्वायर देखते तो ये दो ही हैं हमारे पास। k की वैल्यू -∞ से +∞ एग्जिस्ट नहीं कर रही, सिर्फ k इज इक्वल्स टू -1 और k इज इक्वल्स टू +1 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाती है? मैग्नीट्यूड ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a-1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4 प्लस 1/4, अगेन इट इज व्हाट? 1/2। जैसा आपको कहाँ से दिख रहा है? यहाँ से आया। तो इसलिए पार्सेवल्स थ्योरम जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए आप टोटल पावर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप जितने भी उसके हार्मोनिक कोफिशिएंट्स आपने फाइंड किए हैं उन सभी कोफिशिएंट्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके उनका समेशन ले लीजिए। इससे आपको क्या मिल जाएगा? पावर। और अगर आरएमएस वैल्यू पूछी हो तो जो आपने पावर कैलकुलेट किया उसमें क्या ले लीजिए? इसका स्क्वायर रूट। तो हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ पावर आपको क्या दे देगा? आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस पीरियोडिक वेव फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ अभी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली, कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी हम आगे भी और देखेंगे जब हम सिमेट्री कंडीशंस देखेंगे वहाँ पर। जैसे C कॉन्जुगेट अगर आप लेंगे किसी फूरियर सीरीज कोफिशिएंट का, अगर वो सिग्नल कॉम्प्लेक्स है तो उसके केस में वो वैल्यू आपको मिल जाएगी जैसे आपने k की जगह -k से रिप्लेस कर दिया हो। इवन के केस में ऐसा नहीं होगा, मतलब इवन नहीं,
जो रियल सिग्नल्स होते हैं उनके लिए कॉन्जुगेट अगर आप करेंगे तो सेम मिलेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स हैं उनके लिए सी के की वैल्यू, सी कॉन्जुगेट ऑफ के की वैल्यू सी ऑफ माइनस के बराबर होगी। ये सभी कुछ चीज़ें हम और देखेंगे, लेकिन अभी जो हमारा अब डिस्कशन होगा, अब हम अभी तक हमने जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फाइंड किए वो किस इक्वेशन को यूज़ करके किए, सिंथेसिस इक्वेशन को, क्योंकि अभी तक हमने जो सिग्नल्स लिए वो किस फॉर्म के लिए, साइनसॉइडल सिग्नल्स, तो उनको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ब्रेक करना और उसके बाद कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना वो इजी था। लेकिन अब अगर सिग्नल साइनसॉइडल नहीं है तो उनके लिए हम अब यूज़ करेंगे अपनी एनालिसिस इक्वेशन, जिसकी वैल्यू क्या है 1/t, कोई भी एक टाइम पीरियड का इंटरवल जिस सिग्नल के लिए आपको कैलकुलेट करना है e to the power -j k ओमेगा नॉट t dt। देखिए ये चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी हम ट्रांसफॉर्म निकालते हैं या फिर जब भी हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं, तब जो एक्सपोनेंशियल आप लेते हैं या जो भी, जैसे आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वहाँ e to the power -st लेंगे, जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे e to the power -j ओमेगा t लेंगे। तो जब भी हम ट्रांसफॉर्म निकालने जाते हैं तो वहाँ पर जो पावर होता है वो नेगेटिव में होता है। लेकिन जैसे आप अगर सिंथेसिस इक्वेशन को याद करें तो सिंथेसिस इक्वेशन में क्या चीज़ थी, x ऑफ t इज इक्वल्स टू लिमिट k इज इक्वल्स टू -∞ टू +∞ a k इंटू e to the power j k ओमेगा नॉट t। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल दोनों केस में, चाहे आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लें या फिर डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म लें, एक्सपोनेंशियल दोनों आएंगे सेम। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म ले रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको साइन नेगेटिव आता है। तो कंफ्यूज मत होना, हमेशा याद रखना, जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे तब जो एक्सपोनेंशियल हमारा आएगा वहाँ पर साइन में क्या होगा, पावर नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, फाइंड Fourier series coefficient for the periodic gate pulses shown in figure। जैसे सपोज हमारे पास t के रिस्पेक्ट में ये हमारा कोई सिग्नल है x ऑफ t, जिसमें ऐसी वैल्यूज हैं -t1 टू +t1। सपोज दिस इंटरवल इज t और यहाँ कहीं पर हमारे पास t/2 है और ये t है। देखिए ये हमने एक पीरियोडिक गेट फंक्शंस लिए हैं, जिसमें ऐसे ये रेक्टेंगुलर फंक्शंस, ये जो गेट फंक्शंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अगर आप देखें इस गेट फंक्शन के लिए, तो जहाँ पर ये फंक्शन सेंटर्ड है, जैसे यहाँ पर ये t = 0 का पॉइंट आपको दिख रहा है, तो यहाँ जहाँ सेंटर्ड है उससे दोनों तरफ विड्थ कितनी है इसकी, इधर भी हमने +t1 लिया है और इधर ये पॉइंट -t1, मतलब ये जो विड्थ है ये t1 विड्थ है, ये भी विड्थ कितनी है, t1 विड्थ है। मतलब टोटल विड्थ कितनी है सारे पल्सेस की, 2t1 विड्थ की ये हमने पल्सेस ले रखी हैं जो पीरियोडिक हैं। पीरियोडिक हैं कितने पीरियड से, अगर हम टाइम पीरियड देखें तो यहाँ से लेकर जिसके बाद फिर से ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे इसका सेंटर यहाँ t = 0 पर था, वैसे ही सेंटर अब कहाँ पर है, t पर, इसलिए ये t कितना है इसका, टाइम पीरियड है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर इन t और 0 के बीच में हमने ये पॉइंट शो कर दिए t/2, ऐसे ही t और 2t के बीच में ये पॉइंट शो किया हमने 3t/2 एंड सो ऑन। ये -∞ से लेकर +∞ तक हमारे पल्सेस हैं। ये पॉइंट t है, इसके वेट t1, तो ये इसके बगल वाला पॉइंट कितना होगा, t - t1, और इसके इस तरफ का पॉइंट कितना होगा, t से t1 ज़्यादा यानी t + t1। ऐसे ही नेक्स्ट पल्स का सेंटर कहाँ पर है, 2t पर, उससे 2t - t1 और ये पॉइंट 2t + t1। ऐसे ही हमने इस तरफ भी शो किया है, ये -t पर सेंटर्ड है हमारा पल्स, -t - t1 एंड -t + t1। ये -2t पर सेंटर्ड है, -2t - t1 एंड -2t + t1। इन सारे जो हमारे पल्सेस हैं इनके लिए मैग्नीट्यूड कितना है, 1। कब से कब तक, -t1 से लेकर +t1 तक। अगर हमें इनके लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं तो अब देखिए यूजिंग एनालिसिस इक्वेशन, अभी हमने लिखा फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स a के, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, 1/t इंटीग्रेशन कोई भी एक टाइम पीरियड का इंटरवल, सपोज हमने अगर ले लिया -t/2 से लेकर +t/2 तक, उस बीच में हम जिस सिग्नल का निकालना चाहते हैं इंटू e to the power -j k ओमेगा नॉट t dt। ठीक है, अब देखिए
हमें कोई एक इंटरवल, कोई एक टोटल टाइम पीरियड लेना है, तो हमने कौन सा इंटरवल ले लिया, ये -t/2 से लेकर +t/2 तक। लेकिन इस ड्यूरेशन में तो सिग्नल जीरो है, -t/2 से लेकर -t1 तक। इस ड्यूरेशन में भी सिग्नल जीरो है। सिग्नल की वैल्यू सिर्फ कहाँ से कहाँ तक है, इस ड्यूरेशन में ये जो हमने इंटरवल लिया है इसमें से सिर्फ -t1 से +t1 तक ही हमारा सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इस लिमिट को चेंज करके क्या कर देंगे, -t1 से लेकर +t1, और उस बीच में ये जो हमारा x है, इस x की वैल्यू कितनी है, 1। तो मतलब अब हम इस ak को ऐसे लिख सकते हैं कि ak इज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम -t1 टू +t1 x की वैल्यू 1 इंटू e टू द पावर -j(k)⍵0t dt। ठीक है, ये हमारे ak की वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो ak इज इक्वल्स टू 1/t, हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको, e टू द पावर -j(k)⍵0t को, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर -j(k)⍵0t, और सिर्फ हमने t के रिस्पेक्ट में किया था तो डिवीजन में क्या फैक्टर आ जाएगा, -j(k)⍵0। ठीक है, ये -j(k)⍵0 ये डिवीजन में आ गया, और लिमिट्स हमें कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, फ्रॉम -t1 टू +t1। ठीक है, अब अगर यहाँ से आप -j को रहने दीजिए, अगर आप k⍵0 को बाहर ले लें तो 1/k⍵0t इंटू अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो e टू द पावर -j(k)⍵0 प्लस t1 माइनस जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e टू द पावर ये माइनस और ये t का माइनस, ये दोनों प्लस होकर e टू द पावर +j(k)⍵0t1 अपॉन -j। ठीक है, इस माइनस साइन को अगर आप मर्ज कर दें तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, ak इज इक्वल्स टू 1/k⍵0t इंटू, अगर आपने ये माइनस साइन ऊपर मर्ज कर दिया तो अब ये टर्म पॉजिटिव हो गया, मतलब e टू द पावर j(k)⍵0t1 माइनस e टू द पावर -j(k)⍵0t1 अपॉन j। अब इस टर्म को देखिए ये टर्म कैसा है, e टू द पावर jx माइनस ऑफ e टू द पावर -jx। अगर डिवाइडेड बाई 2j होता तो हम इस टर्म को क्या कह सकते थे, साइन ऑफ x, जहां पर x की वैल्यू क्या होती, k⍵0t1। तो 2 यहाँ नहीं है तो हमने इसको अगर चाहा तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से अगर हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो टर्म हमारा आ रहा है ω0 इंटू टी, आप जानते हैं ये जो ω0 हमने लिया है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 2π/t के बराबर होती है। और ये जो t आ रहा है एक्सप्रेशन में, ये हम t कौन सा लेकर चले हैं, जो इस सिग्नल का टाइम पीरियड है। तो अगर आप यहाँ से ω0 इंटू टी देखेंगे तो हमेशा ही उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 2π के बराबर होगी। तो अब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 2/k इंटू 2π, और इस टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, इंटू साइन ऑफ k⍵0t1। j को छोड़कर जो भी टर्म था वो हमने साइन में लिख दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन मिला ak इज इक्वल्स टू साइन ऑफ k⍵0t1 अपॉन πk। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और इसको आपको बिल्कुल याद रखना है कि अगर कोई पीरियोडिक गेट फंक्शंस हैं तो उनके लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स क्या होंगे, साइन ऑफ k⍵0t1 अपॉन πk, जहां पर ये t1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पल्स विड्थ के हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सेंटर से जितने डिस्टेंस तक उसका स्प्रेड है वो वैल्यू है हमारी ये t1। ω0 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो इस इक्वेशन को यूज करके आप k की किसी भी वैल्यू के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स बता सकते हैं। जैसे साइन अगर k = 1 पुट करेंगे, इन दोनों जगह 1 पुट कीजिए, -1 के लिए बता सकते हैं, +10 -10 के लिए बता सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो इसका शेप भी आपको पता है कि ये किस फॉर्म का फंक्शन है, साइन k अपॉन पाई के इस फॉर्म का, मतलब ये हमारा सैम्पलिंग फंक्शन होगा। मतलब अगर कंटिन्यूअस टाइम सैम्पलिंग फंक्शन आप ड्रॉ करते तो कैसा होता है वो फंक्शन, टाइम के साथ एटेन्यूएटिंग इस टाइप का हमारा ये फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन अब अगर डिस्क्रीट टाइम है मतलब क्या होगा, एक यहाँ कुछ इम्पल्स होगा, फिर बीच में नहीं, एक यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, ऐसे ही हमारे पास क्या होंगी, कुछ वैल्यूज़ मिलती जाएंगी।
तो सपोज आप इसको अगर ड्रॉ कर लें, मैं बस ये बीच से कुछ कुछ वैल्यूज ड्रॉ कर देता हूं, आप इसको समझ लेना कि इसका शेप इस टाइप का होना था, ठीक है। इस टाइप का शेप इस सिग्नल का होगा, आप इसको ड्रॉ कर लेना, यहां पर ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस टाइप का हमारा ये शेप होना था। तो आप इससे ए के की सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ए के विद रिस्पेक्ट टू के। आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, इससे आप सारी वैल्यूज बता सकते हैं, लेकिन कौन सी वैल्यू नहीं बता सकते? ये वैल्यू एट के इज इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन कैसा होगा हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आपने के की जगह 0 पुट कर दिया तो ये साइन 0 अपॉन 0 किस फॉर्म का फंक्शन आ जाएगा? ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा। तो उसको इवेल्युएट करने के लिए टू फाइंड a0, हमें k की वैल्यू 0 पुट करने में प्रॉब्लम हो रही है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो ऐसे केसेस में आप क्या यूज करते हैं? एल हॉस्पिटल्स रूल। यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल के लिए आप क्या करते हैं? जब लिमिट आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को पहले एक बार आप डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? जिसकी लिमिट आपको पुट करनी है। आपको लिमिट पुट करनी है k की, तो इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले एक बार आप k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो a0 इज इक्वल्स टू, हम अब लिख सकते हैं लिमिट k टेंड्स टू 0। इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो साइन का डिफरेंशिएशन cos मीन्स cos ऑफ k ओमेगा नॉट t1, लेकिन हमने तो ये पूरे k ओमेगा नॉट t1 के रिस्पेक्ट में कर लिया, हमें सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में करना था? k के रिस्पेक्ट में। तो इसके साथ यहाँ पर एक और टर्म क्या आएगा? इंटू ओमेगा नॉट t1 अपॉन, नीचे अगर आप पाई के को k के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? पाई, ठीक है। अब अगर आप k टेंड्स टू 0 पुट कर दें तो k टेंड्स टू 0 पर cos 0 की वैल्यू 1, और ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी? सिर्फ ओमेगा नॉट t1 अपॉन पाई। फिर से आप जानते हैं कि ओमेगा नॉट को क्या लिख सकते हैं आप? 2 पाई अपॉन टी इंटू t1 अपॉन पाई। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, देयरफॉर ए नॉट की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी वो ए नॉट की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 2t1 अपॉन टी। तो बस यही वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी वैल्यूज आप इस एक्सप्रेशन में k की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली अगर हम इसको ड्रॉ करते तो हमारे पास ये इस टाइप का कुछ ये शेप आता सिग्नल का, इस टाइप का हमारा ये कुछ सिग्नल मिलता। ठीक है, ये k के रिस्पेक्ट में आपको a के इस टाइप का सैम्पलिंग फंक्शन के फॉर्म का ये सिग्नल मिलता, जहां पर इस k इज इक्वल्स टू 0 पर जो वैल्यू होती वो कितनी होती? 2t1 अपॉन टी। फिर से आपको याद रखना है t1 कौन सी वैल्यू है? ओरिजिन से दोनों तरफ जितना उसका स्प्रेड है उस पल्स का, वो वैल्यू t1 है, और ओवरऑल टाइम पीरियड जो है हमारा वो t है। तो अब हमारे पास यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आ गया? अगर कोई पीरियोडिक गेट फंक्शंस हैं तो उनके लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स ए के इज इक्वल्स टू साइन ऑफ के ओमेगा नॉट t1 अपॉन पाई के। यही एक्सप्रेशन, जरूरी नहीं है कि आप इसी सिर्फ इम्पल्स इसी पल्स को आप यूज करके फॉर्म फाइंड करें। अगर हमने इस पल्स को यूज किया तो हमने टाइम पीरियड कौन सा लिया? मतलब ये जो इंटीग्रेशन का इंटरवल लिया ये कौन सा लिया? माइनस t/2 से लेकर प्लस t/2। अगर आप चाहते तो इस पल्स को नहीं लेकर इस पल्स को भी यूज कर सकते थे, लेकिन वहां पर हम क्या लेते? लिमिट कौन सी लेते? एक टाइम पीरियड का इंटरवल प्लस t/2 से लेकर प्लस 3t/2। फिर वो लिमिट चेंज होकर क्या हो जाती? t माइनस t1 से t प्लस t1, क्योंकि उसके बाद फंक्शन 0 था। फिर आप उसके लिए भी अगर आप कैलकुलेट करते तो आप सेम रिजल्ट पे आते, ठीक है। तो हम किसी भी एक पल्स को लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे इसी पर हम एक दूसरा अगर और देख लें तो नेक्स्ट अगर हम ले रहे हैं सपोज फाइंड फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फॉर पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन, या जिसको आप क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेल्टा कॉम भी आप कहते हैं। शोन इन फिगर। ये सपोज हमारे पास
t के रिस्पेक्ट में कोई ये सिग्नल है p ऑफ t जिसमें ऐसे इम्पल्सेस शो किए हुए हैं एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ऐसे ये इम्पल्सेस रिपीटेड हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये पॉइंट t इज इक्वल्स टू 0, सपोज ये t 2t 3t 4t माइनस t माइनस 2t माइनस 3t एंड सो ऑन। इनके बीच में इंटरवल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। यहाँ कहीं पर होगा माइनस t/2, ये पॉइंट t/2, ये पॉइंट 3t/2, ये पॉइंट 5t/2, 7t/2 एंड सो ऑन। ऐसे ही ये पॉइंट माइनस 3t/2, माइनस 5t/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आपको इसके लिए अगर आप एक्सप्रेशन देखें तो आप ये भी जानते हैं pt को हम और क्या लिखते हैं, समेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ t माइनस kt। अगर आप k इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू आपको मिलेगी डेल t, मतलब कि एक इम्पल्स, और इन सब की वैल्यूज़ जो इम्पल्सेस हैं इन सब के लिए एरिया ये 1 है। ठीक है, तो अगर आप k की वैल्यू 0 पुट करते तो ये इम्पल्स मिलता, k की वैल्यू 1 पुट करते तो ये इम्पल्स मिलता, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ये -1 -2 -3 के लिए। ठीक है, तो इस पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के लिए अब आपको अगर फिर से फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं तो हमारे पास फिर से एनालिसिस इक्वेशन है कि ak इज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 टू +t/2 जिस सिग्नल के लिए कैलकुलेट करना है इंटू e टू द पावर -jk⍵0t dt। अब अगर हम किसी भी एक पीरियड को ले लें, जैसे हमने -t/2 से t/2 को अगर कंसिडर किया तो उस बीच में हमारा क्या आ रहा है, एक इम्पल्स आ रहा है जो कहाँ पर आ रहा है, t इज इक्वल्स टू 0 पर आ रहा है। तो अगर हम इसी एक्सप्रेशन को लिखते तो क्या वैल्यू होती है हमारी, 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 टू t/2। इस बीच में जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, डेल t इंटू e टू द पावर -jk⍵0t dt। अब आप जानते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन कि किसी भी फंक्शन को, सपोज इस फंक्शन को हम yt नाम दें तो yt इंटू डेल ऑफ t dt। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये इम्पल्स इन लिमिट्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। हमने देखा ये -t/2 और t/2 के बीच का इम्पल्स है। तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है, आप ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को पुट करते हैं 0 और यहाँ से t की वैल्यू आपको मिली 0, तो उस वैल्यू पर इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वही हमारा रिजल्ट होगा। तो मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो ak की वैल्यू क्या हो जाएगी, ak इज इक्वल्स टू e टू द पावर -jk⍵0t की वैल्यू कहाँ पर, एट t इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने इसमें t और इसके साथ एक चीज़ और क्या लिखी हुई है, पहले ये टर्म लिखा हुआ है हमारा 1/t, तो 1/t इंटू इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर, एट t इज इक्वल्स टू 0। आपने t 0 पुट किया तो इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, 1, मतलब ak की वैल्यू कितनी आ गई, 1/t। अब ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ से देखिए आप कि जो ak है फूरियर सीरीज कोफिशिएंट, उसके लिए यहाँ पर कोई भी k का टर्म नहीं आ रहा। इसका मतलब फूरियर सीरीज कोफिशिएंट जो पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के लिए होंगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ k होंगे। k की किसी भी वैल्यू के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट की वैल्यू कांस्टेंट है, वो कितनी है, 1/t है। इसको आप एक और देख सकते थे, सपोज अगर हम ये इम्पल्स नहीं लेते, जैसे अभी हमने बात की, अगर आप इस इम्पल्स के लिए कैलकुलेट करते तो इस इम्पल्स के लिए कैसे करते आप, ये किस किस के बीच में आ रहा है, t/2 से लेकर 3t/2 के बीच में आ रहा है। तो इस फंक्शन को क्या लिखेंगे, जो इम्पल्स डेल t इज इक्वल्स टू t पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल ऑफ t माइनस t लिखेंगे इंटू e टू द पावर -jk⍵0t dt। अब इसकी वैल्यू क्या, और यहाँ पर एक टर्म क्या लेते हैं हम, 1/t। ठीक है, वही सेम फार्मूला हमने यूज़ किया 1/t, बस ये लिमिट हम अगर इस पल्स को लेना चाह रहे हैं तो हमने ये लिमिट्स ले ली हैं, एक टाइम पीरियड का इंटरवल होना चाहिए, वो है। अब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम पुट करेंगे 0, यहाँ से t की वैल्यू मिली कैपिटल T, मतलब इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी, ये 1/t तो बाहर है, और ये जो हमारा टर्म है e टू द पावर -jk⍵0t
इसकी वैल्यू कहाँ पर, एट t इज इक्वल्स टू टी। अगर आप यहाँ t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पुट कर देंगे तो 1/t e टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट इंटू कैपिटल T। और आप जानते हैं ओमेगा नॉट इंटू टी की वैल्यू 2 पाई, और e टू द पावर प्लस या माइनस जे 2 पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीपल इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 1। तो यहाँ से भी आपको क्या दिख रहा है कि जो ए के है हमारा उसकी वैल्यू कितनी है, 1/t है। ठीक है, तो मतलब पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन अगर है समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ t माइनस के टी, इसके लिए जो फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स होंगे दैट विल बी 1/t फॉर ऑल k की सारी वैल्यूज के लिए जो इनकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/t होगी। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते k के रिस्पेक्ट में एक्चुअली आप जानते हैं k ओमेगा नॉट है। अगर आप ak को रिप्रेजेंट करते तो सारे ak की वैल्यूज क्या होती, सबकी वैल्यूज सेम होती 1/t। ये अप टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये वैल्यूज सारी कितनी है, 1/t। और कहाँ कहाँ पर आएंगी वैल्यूज, जैसे ये जो वैल्यूज थी ये कहाँ कहाँ पर आ रही है, t 2t 3t 4t। ये जो वैल्यू है एक्सेस के ओमेगा नॉट की एक्सेस है, मतलब k 0 है मतलब 0 इंटू ओमेगा नॉट। ये k 1 है यानी 1 इंटू ओमेगा नॉट, ये 2 ओमेगा नॉट, ये 3 ओमेगा नॉट, 2 3 ये k की वैल्यूज हैं। एक्चुअल वैल्यूज क्या हैं, 1 ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट। यहाँ पर ये वैल्यू माइनस ओमेगा नॉट, माइनस 2 ओमेगा नॉट, माइनस 3 ओमेगा नॉट। तो फिर से आप देख सकते हैं कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग हमेशा कितनी होती है, ओमेगा नॉट। ये दो के बीच की स्पेसिंग हमेशा ये कितनी होगी, ओमेगा नॉट। ये बार बार हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यही चीज़ जब आप फुरियर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो आपको फुरियर ट्रांसफॉर्म और फुरियर सीरीज के बीच का डिफरेंस बताएगी कि फुरियर ट्रांसफॉर्म क्या है और फुरियर सीरीज क्या है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल की एक्सेस थी k ओमेगा नॉट की एक्सेस, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि अगर कोई इम्पल्स ट्रेन है जिसमें t 2t 3t के रेगुलर इंटरवल पर इम्पल्सेज हैं तो उनकी जो फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स होंगे उनमें भी इम्पल्सेज ही होंगे जिन सबकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, 1/t होगी। और वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमने दो स्टैंडर्ड सिग्नल्स के लिए देखा। अब सपोज हम अगर एक सिग्नल डिफाइन करें, आपके पास ऐसा है, फाइंड फुरियर सीरीज कोफिशिएंट फॉर द सिग्नल शोन बिलो। आपके पास कोई ऐसा सिग्नल गिवन है, ये सपोज हमारा सिग्नल है y ऑफ t। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में ये हमें एक सिग्नल गिवन है और इस सिग्नल के लिए हमें फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ +1 और -1 है। जहाँ ये वैल्यू आपको नेगेटिव दिख रही है मतलब वो -1 का पॉइंट है, और जहाँ वैल्यू प्लस दिख रही है मतलब वो +1 का पॉइंट है। तो अब अगर इस सिग्नल के लिए फुरियर सीरीज कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने डायरेक्टली इस सिग्नल के लिए नहीं पढ़ा, लेकिन अभी जो हमने दो सिग्नल्स पढ़े उन दोनों ही सिग्नल्स से आप इस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट अगर हम देखें मेथड 1, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर हम मेथड 1 देखें तो हमारे पास पहले हमने जो सिग्नल लिया था वो कौन सा सिग्नल था, या चलिए अभी जो हमने पढ़ा है पहले अगर उसके टर्म्स में देख लेते हैं। अभी जो हमने सिग्नल लिया pt, उस pt में कहाँ कहाँ इंपल्सेस थे, t 2t 3t 4t ऐसे इंपल्सेस थे। अगर हम उस सिग्नल को एक बार अगर हम t1 टाइम से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें, मतलब अगर हम ड्रॉ करें p ऑफ t प्लस t1, तो t प्लस t1 के लिए क्या होगा, वो जो इम्पल्स होगा, जो हमारा इम्पल्स अभी देखिए आप अगर इसको याद करें, अभी जो हमारा pt था वो ऐसा फंक्शन था pt जिसमें कहाँ कहाँ इम्पल्सेस थे, 0 पर, फिर t पर, फिर 2t पर, 3t पर एंड सो ऑन, और इधर भी -t -2t। ठीक है, ये -t 0, ये t 2t 3t। अगर आप इस इम्पल्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना चाहते हैं बाई t1 तो क्या होगा, ये जो इम्पल्स 0 पर एग्जिस्ट कर रहा था अब ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, -t1 पर। जो इम्पल्स t पर एग्जिस्ट कर रहा था ये कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, t से t1 शिफ्ट हो जाएगा, मतलब t -t1 पर।
तो आपको अगर p ऑफ t प्लस t1 आप ड्रॉ करेंगे तो आपको कैसी वैल्यूज मिलेंगी? एक आपको कहाँ पर वैल्यू मिलेगी? -t1 पर। ये जो इम्पल्स था ये 0 से शिफ्ट हो गया, -t1 पर आ गया। ये जो इम्पल्स है ये आपको कहाँ मिलेगा? -t1 पर। ये ऑलरेडी -t पर था, ये और शिफ्ट हो गया। ये इम्पल्स जो -2t पर था ये आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ ये वैल्यू आपको मिलेगी -2t, -t1 पर एंड सो ऑन। ऐसे ही जो इम्पल्स t पर था वो कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको इम्पल्स मिलेगा कहाँ पर? t माइनस t1 पर। दूसरा जो इम्पल्स 2t था वो कहाँ मिलेगा आपको? 2t माइनस t1 पर एंड सो ऑन। ऐसे आपको क्या मिलेगी वैल्यू? p ऑफ t प्लस t1 की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली अगर आप इसी फंक्शन को अगर आप यहीं ड्रॉ करें t के रिस्पेक्ट में p ऑफ t माइनस t1, अब क्या होगा? t माइनस t1 मतलब इस इम्पल्स ट्रेन को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करना चाहते हैं बाई t1, तो जो इम्पल्स 0 पर था वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? प्लस t1 पर। जो इम्पल्स t पर था वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? t प्लस t1 पर। तो आप अगर देखें तो जो इम्पल्स 0 पर था अब वो इम्पल्स एग्जिस्ट करेगा एट t1। जो इम्पल्स t पर था अब वो इम्पल्स एग्जिस्ट करेगा एट t प्लस t1। जो इम्पल्स 2t पर था अब वो एग्जिस्ट करेगा एट 2t प्लस t1 एंड सो ऑन। ऐसे ही जो इम्पल्स -t पर था ये अगर आपने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड तो वो इम्पल्स अब कहाँ एग्जिस्ट करेगा? जो इम्पल्स -t पर था वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? -t प्लस t1। ठीक है, इस टाइप से आपको वैल्यूज मिलेंगी। जो इम्पल्स -2t पर था वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? -2t प्लस t1। सारे इम्पल्सेस अब क्या हो गए? t1 से राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए। पहले क्या हुए? सारे इम्पल्सेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गए। अब अगर आप इस फंक्शन में से इस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? दोनों में कहीं भी एक जगह पर इम्पल्सेस नहीं है, तो आप अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज तो पॉजिटिव ही रहेंगी, लेकिन जहां पर ये इम्पल्स आ रहा है वहां इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस दिस मतलब वहां पर आपको ये सभी इम्पल्सेस कैसे मिलेंगे? नेगेटिव मिलेंगे। मतलब अगर आप ड्रॉ करें यहीं पर, अगर हम ड्रॉ करते t के रिस्पेक्ट में p ऑफ t प्लस t1 माइनस ऑफ p ऑफ t माइनस t1, तो ये जो इम्पल्सेस थे ये सभी इम्पल्सेस पॉजिटिव मिलते। जहाँ जहाँ भी इसमें इम्पल्सेस हैं वहाँ वहाँ आपको पॉजिटिव इम्पल्सेस मिलते। लेकिन इसमें से जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते तो ये जितने इम्पल्सेस हैं ये सभी कैसे मिलते? हमें नेगेटिव मिलते। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इस टाइप से वैल्यूज दिखेंगी, ये प्लस t1 पर और ये माइनस t1 पर जो था ये नेगेटिव हो जाएगा। ये t1 माइनस t1 और ये प्लस t1। ठीक है, फिर उसके बाद ये t माइनस t1 का जो इम्पल्स है वो आपको पॉजिटिव दिखेगा। हम बिल्कुल सामने नहीं बना पा रहे हैं लेकिन आप पॉइंट्स को एज्यूम कर लीजिएगा वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। ये t माइनस t1 है और ये पॉइंट t प्लस t1 है। सिमिलरली आपको 2t माइनस t1 वाला इम्पल्स पॉजिटिव दिखेगा और 2t प्लस t1 वाला इम्पल्स वो नेगेटिव दिखेगा। ऐसे ही आपको ये -t प्लस t1, फिर उसके बाद ये -t माइनस t1, फिर ये -2t प्लस t1, ये चीज़ें आपको इस टाइप से ये वैल्यूज दिखेंगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कौन सा सिग्नल है जिस सिग्नल के लिए हमसे फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स निकालने के लिए पूछा गया। मतलब यही सिग्नल हमारा क्या है? y ऑफ t है जिसके लिए हमें फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स निकालने हैं। और लिनियरिटी प्रॉपर्टी से हम जानते हैं अगर ये सिग्नल दो सिग्नल्स से मिलकर बन रहा है तो हम पहले इसका फाइंड कर लें फिर इसका फाइंड कर लें और हमें टोटल सिग्नल के लिए फूरियर कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। तो अब हमें पता है कि अगर p ऑफ t के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स 1/t हैं फॉर ऑल k, तो अगर हम p ऑफ t प्लस t1 के लिए देखें तो p ऑफ t प्लस t1, याद कीजिए अपनी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर टाइम शिफ्ट हम करते हैं तो क्या होती है वैल्यू? एक e⁻j ओमेगा नॉट और इनटू यहाँ जो भी शिफ्टिंग है वो टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस में? जो प्रीवियस फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स थे यानी
1/t में। तो हमने इस पार्ट के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट देख लिया। इसके लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होगा, e⁻j⁻⁡ इंटू 1/t। ऐसे ही आप अगर इस पार्ट के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट देखें यहीं से फिर से टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके, तो t माइनस t1 इनके लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट अब क्या होगी वैल्यू, e⁻j⁻⁡ तो होता ही है, यहाँ माइनस t1 है तो यहाँ भी हम माइनस t1 लिखेंगे, इनटू जो प्रीवियस कोफिशिएंट्स थे मतलब 1/t। आपने दोनों पार्ट का कैलकुलेट कर लिया, तो देयरफॉर ओवरऑल सिग्नल y ऑफ t के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स इस रिलेशन से इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मीन्स e⁻j⁻⁡t1 इंटू 1/t माइनस ऑफ e⁻−j⁻⁡t1 इंटू 1/t। तो अगर आप 1/t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से वैल्यू e⁻j⁻⁡t1 माइनस e⁻−j⁻⁡t1। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर आप करना चाहें टू कन्वर्ट इनटू साइन फंक्शन, तो अगर हम इसको 2j से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वैल्यू हो जाएगी, अब 2j/t इंटू इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ k⁻0t1। फिर से आप अगर चाहते तो इसको और आप कर सकते थे, इस t को क्या पुट कर सकते थे आप 2π/0, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये वैल्यू हमारी और भी हम इसको मॉडिफाई कर सकते थे। चलिए, तो एक मेथड से हमने देखा कि जो हमारे पास गिवन सिग्नल था उसका हम कैसे फूरियर सीरीज कोफिशिएंट कैलकुलेट करें। मेथड 2 आप और यूज़ कर सकते हैं। एक सपोज हमारे पास अभी हमने एक पीरियोडिक गेट फंक्शन लिया था, अब उस फंक्शन को रिकॉल कीजिए, t के रिस्पेक्ट में हमारा फंक्शन xt ऐसा फंक्शन था जिसकी वैल्यूज़ ऐसे उसमें हमारे पल्सेस थे। कहाँ कहाँ पर वैल्यूज़ थी, -t1 + t1, t - t1, t + t1, 2t - t1, 2t + t1, ये वैल्यू -t - t1, -t + t1, ऐसी ही वैल्यूज़ थी अप टू -∞ टू +∞। अगर इन सिग्नल्स का आप शेप देखें कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट है सिग्नल, इंक्रीज हुआ, कांस्टेंट रहा, डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट है, इंक्रीज, कांस्टेंट, डिक्रीज, कांस्टेंट, इंक्रीज, कांस्टेंट, डिक्रीज, कांस्टेंट, इंक्रीज, कांस्टेंट, डिक्रीज। जहाँ भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, वहाँ पर फंक्शन क्या दिख रहा है हमें, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, यहाँ डिसकंटिन्यूअस, इन सारे पॉइंट्स पर फंक्शन में क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, अब अगर आप इस सिग्नल का डिफरेंशिएशन ड्रॉ करना चाहते, अगर आप t के रिस्पेक्ट में आप अगर ड्रॉ करना चाहते d/dt ऑफ x ऑफ t, ठीक है, अगर आप d/dt ऑफ x ऑफ t ड्रॉ करते तो जहाँ भी सिग्नल कांस्टेंट है वहाँ तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती, और ये जो वैल्यू है ये कितनी थी, 1 थी। ठीक है, तो जहाँ भी कांस्टेंट है वहाँ तो डिफरेंशिएशन 0, जहाँ डिसकंटिन्यूटी है वहाँ या तो ये 0 से 1 चेंज हो रहा है या 1 से 0 चेंज हो रहा है, मतलब फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू 0 और 1 में से ही दो वैल्यूज़ हैं। तो अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है। जैसे यहाँ जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट होगा वो हमें क्या मिलेगा, +1, और यहाँ जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट होगा वो क्या मिलेगा, -1। ऐसे ही यहाँ पर रिजल्ट +1, यहाँ पर रिजल्ट -1, फिर ये वैल्यू +1, यहाँ वैल्यू -1। तो आप अगर इन पॉइंट्स को देखें कि कहाँ पर +1 और कहाँ पर ये वैल्यू -1 मिल रही है, तो ये पॉइंट -t1, ये +t1, ये t - t1, ये t + t1, 2t - t1, 2t + t1, ये वैल्यूज़ ऐसे ही -t + t1, -t - t1। ठीक है, तो आप अगर इसको कंपेयर करें फिर से, तो यही हमारा गिवन सिग्नल है जिसके लिए हमसे y ऑफ t, जिसके लिए हमसे क्या पूछा गया था, फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स की वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, तो आपने कैलकुलेट अगर ऑलरेडी कर रखा है x ऑफ t का, तो बस उस पर डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, हमें अगर पता है कि x ऑफ t के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स आपने क्या वैल्यू लिखी थी, साइन ऑफ k⁻0t1 अपॉन पाई के, बिल्कुल याद रखनी है वैल्यू आपको। xt के लिए आपको फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स पता है, तो जो हमारा सिग्नल yt है जिसकी वैल्यू क्या है, d/dt ऑफ x ऑफ t, और हमने डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है,
अगर xt के लिए कोफिशिएंट्स पता है तो d बाई डी टी ऑफ xt का कोफिशिएंट क्या होगा, j k ओमेगा नॉट टाइम्स जो इसका कोफिशिएंट था, मतलब j k ओमेगा नॉट इंटू साइन ऑफ k ओमेगा नॉट t1 अपॉन पाई k। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो j k इंटू ओमेगा नॉट को अगर हमने लिख लिया 2 पाई अपॉन t इंटू साइन ऑफ k ओमेगा नॉट t1 अपॉन पाई k, तो अब देखिए ये वैल्यू पाई और पाई कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू k से k कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी 2j अपॉन t इंटू साइन ऑफ k ओमेगा नॉट t1। जैसी वैल्यू आपको कहाँ से मिली थी 2j अपॉन t साइन ऑफ k ओमेगा नॉट इंटू t1, मतलब सेम वैल्यू आपको मिल रही है। तो आपके पास दो मेथड्स क्या हो गए, या तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम इन दोनों से कंपेयर करते, हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे। आप इसके लिए एक टाइम पीरियड पहले देख लेते कि ये सिग्नल कितने टाइम पीरियड बाद अपने आपको रिपीट कर रहा है, उस एक टाइम पीरियड के इंटरवल के लिए एक ही की एक्सप्रेशन हम लिखते और उससे भी हम फाइंड कर लेते। लेकिन अगर हम ऑलरेडी जानते हैं कि इम्पल्स ट्रेन के लिए कैसा होता है, तो हम जैसे ही सिग्नल को देखेंगे तो इतनी प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए कि हम इस सिग्नल को देखकर इसको हम रिलेट कर सकें, जो हमने इम्पल्स ट्रेन पढ़ा है कि उससे हमें ये सिग्नल कैसे मिलेगा, या फिर देखते ही हम समझ सकें कि हमारे पास अगर एक यहाँ पर कोई अगर स्क्वायर फंक्शन होता, रेक्टेंगुलर फंक्शन, तो जहाँ पर इंक्रीजिंग होता वहाँ पर एक हमें इंक्रीजिंग मिलता इम्पल्स, और जहाँ वो फंक्शन डिक्रीजिंग होता वहाँ पर हमें नेगेटिव इम्पल्स मिलता। तो ये सभी चीज़ें आपको रिकॉल हो जानी चाहिए, तभी आप प्रॉपर्टीज़ का एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, फूरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स देखे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम फूरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स का एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और फिर उन प्रॉपर्टीज़ पर हमने कुछ एप्लीकेशन देखा उनका। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे सिमेट्रीज इन फूरियर सीरीज़, कि अगर हम किसी सिग्नल को देखें तो हम देखकर ही कैसे बता सकते हैं कि इस सिग्नल में कौन से फूरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स होंगे, उनकी फेज़ एंगल की क्या वैल्यूज़ होंगी, फिर उन पर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और उनमें देखेंगे कि कौन से एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो सब हम कैसे देखकर बता सकते हैं। और इसके बाद फिर फूरियर सीरीज़ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के भी कुछ एक क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो अभी तक आप थोड़ा बेसिक्स आपके अगर अच्छे हो गए हैं मॉड्यूल 1 और 2 जो हमने किया लास्ट मॉड्यूल 1, तो वो चीज़ें अब आपको आगे बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं हर जगह हम क्या कर रहे हैं, या तो शिफ्टिंग अप्लाई कर रहे हैं, कहीं टाइम रिवर्सल ले रहे हैं, जो भी ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं कहीं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें बस आपके बेसिक्स ही स्ट्रांग होनी चाहिए, आगे सिग्नल्स में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का एप्लीकेशन होता जाएगा। बस एक दो नए फार्मूले आएंगे और उन फार्मूले के बाद फिर सारी चीज़ें जो होंगी वो कौन सी होंगी, जो हमने पहले पढ़ रखी हैं। तो अगर आपको जिस टॉपिक में भी ऐसा डाउट लग रहा है तो एक बार उसको रिकॉल कर लीजिए, फिर उसके बाद नए वीडियोज़ आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।